घर में बैठ के सेफ रहो तो ज़्यादा बेटर है। कोरोना अब चिरहट में भी है, ठीक है। तो इसलिए घर अब कोचिंग खुलना मान के चलो जुलाई तक ही खुल पाए शायद, तो तुम लोग घर पे बैठे पढ़ाई करते रहो। अभी आज बेटा आप लोगों का थर्ड चैप्टर शुरू होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सोल्यूशन में 3 लेक्चर और बाकी है, उसको हम कल एक वीडियो भेज देंगे, एक उसके बाद अल्टरनेट डेज पे। तो 3 वीडियो में सोल्यूशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, वाट का फैक्टर खत्म हो चुका। आप लोगों का बस बाकी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वोलेटाइल सोल्यूशन की थोड़ी सॉल्युबिलिटी और टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा? तो तुम लोग जम के थोड़ा पढ़ो। आज थर्ड चैप्टर शुरू होगा, थर्ड चैप्टर फिर फोर्थ पढ़ाएंगे, फोर्थ पढ़ाने के बाद फिर से सॉलिड वाला चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर है? यही 4 चैप्टर न्यूमेरिकल के हैं, बाकी साल बस थ्योरी ही पढ़ना है। तो तुम लोग थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। तो आप लोगों के अल्टरनेट डेज अब क्लासेस चलेंगे, क्योंकि अल्टरनेट फिजिक्स भी चलेगा रेगुलर। आज से क्लासेस आपकी अब रेगुलर होंगी, तो आप लोग थोड़ा मन लगाओ, ठीक है। चलो, अब बाकी वीडियो पसंद आए तो जितने भी आपके दोस्त हो सबको शेयर करो, क्योंकि हम चाहते हैं जब शुरू ही हुआ है तो सब पढ़े। क्लियर समझ में आ रहा है? चलो, तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं बेटा। तो आज हम लोगों का अगला चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर थर्ड, चैप्टर 3। कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हर बार की तरह फिर से हम लोग शुरू करेंगे। क्या इस चैप्टर का जो नाम है उसकी डिफिनेशन क्या है? तो सिंपल सा, चलो जल्दी सा डिफिनेशन लिख लो। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट electrical energy and its conversion into another energy. Its conversion into another energy is called electrochemistry. पूरे केमिस्ट्री का वह पार्ट या वह ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आया? कोई दिक्कत? चल, तो यानी यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में और इसके कन्वर्जन में भी बस बेटा एक ही हम लोगों को पढ़ना है, केमिकल एनर्जी के। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आ गया? चल, तो ये दोनों जो कन्वर्जन होता है वो किसी अपैरेटस में होगा, किसी बर्तन में होगा। अपैरेटस नहीं समझ में, बर्तन तो समझ में आ रहा है, बाल्टी समझ में आ रहा है ना, या कोई डब्बा जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है, ठीक है। तो वह अपैरेटस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो कन्वर्ट हो केमिकल में, या केमिकल किसमें कन्वर्ट हो? इलेक्ट्रिकल में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे बेटा सेल। क्या कहेंगे उसे? सेल। तो चलो जल्दी से सेल की डिफिनेशन लिख लो। द apparatus in which electrical energy change into chemical energy or chemical energy change into electrical energy, this is called cell. This is called cell. क्लियर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चल, नोट हो गया। तो अब बात करेंगे बेटा हम लोग टाइप ऑफ सेल की। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ सेल। तो सेल की अगर बेटा टाइप की बात करते हैं हम लोग, तो सेल हम लोगों का कितने टाइप का? बोल। सेल हम लोगों का 2 टाइप का। पहला सेल है बेटा इलेक्ट्रो केमिकल सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पूरा समझ में आ गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देख, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ऐसा सेल जिसमें हम लोगों का केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा। केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसे क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मीन कोई भी केमिकल चेंज हो जाए तो उससे क्या जनरेट होने वाला है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेट होने वाला है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पूरा समझ में आया? तो चल जल्दी से डिफिनेशन लिख ले। द apparatus in which any chemical changes is responsible for production of electricity. The apparatus in which any chemical changes is responsible for production of electricity is called electrochemical cell.
एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन दिस chemical energy change into electrical energy, chemical energy change into electrical energy is called electrochemical cell। पूरा समझ में आया? चल, तो ये समझ में आ गया केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, चल अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए बेटा, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, केमिकल एनर्जी में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस सेल में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हुआ, केमिकल चेंजेस के लिए होगा। समझ में आ गया, क्लियर। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, केमिकल रिएक्शन के लिए या केमिकल चेंजेस के लिए। यहां पे क्या होगा, कोई भी केमिकल चेंज रिस्पॉन्सिबल किसके हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के हुआ। समझ में आया? तो चलो इसकी डिफिनेशन जल्दी से लिख लो। The apparatus in which is any chemical reaction is occurred या any chemical changes is occurred due to presence of electricity, due to presence of electricity is called electrolytic cell। समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए, यहां पे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, नमक तो सुना होगा ना, तो मोल्टेन स्टेज सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं। कौन सा स्टेज, मोल्टेन। यहां पे फ्लो कराते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी, क्या फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na सॉलिड, और कौन सी गैस निकली, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निकली बेटा, क्लोरीन गैस यहां से रिलीज होगी। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा। यानी सेल हम लोगों का दो टाइप का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होगा, केमिकल एनर्जी में। पूरा क्लियर हुआ? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो, फिर आगे चला जाए। 1 2 3 4 5 चले, चल। तो ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये हम लोगों का अभी तक आइडिया बना कि रियल में सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। अब इसको हम ड्रॉप कर दिए। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या, क्योंकि उन्हीं का यूज करना है अभी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। टाइप ऑफ मैटर किसके अकॉर्डिंग बेटा, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। जो 11th में बच्चे पढ़े होंगे कोचिंग में वो तो जानते ही होंगे, बाकी जिनको नहीं पता, जो इस साल नए हो वो देखो। टाइप ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी की बात करें बेटा, हम लोगों का मैटर ये 3 टाइप का, कितने, 3। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अभी पहले चैप्टर में भी आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? अब देख, कंडक्टर हम लोगों का 2 टाइप का होगा, एक होगा मेटालिक कंडक्टर, दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्लियर हुआ? चल, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब सुन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हम लोगों के कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक होगा हम लोगों का इसी को, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को, और हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ गया? ये 2 टाइप के होंगे, एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पूरा समझ में आया? क्लियर है? अब सेमीकंडक्टर हम लोगों का बेटा 2 टाइप के होंगे, एक होगा हम लोगों का एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होगा बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। एन बोले तो नेगेटिव, पी बोले तो पॉजिटिव। समझ में आ गया? ये सब पहले चैप्टर में सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, अभी हम लोगों को इसकी बात करनी है। क्लियर है? तो पहला सुनो कंडक्टर,
जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बेटा, यानी अपने अंदर से फ्लो होने देगा, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर। जो नहीं होने देगा उसे क्या कहेंगे? इंसुलेटर। और जो कम टेम्परेचर पे इंसुलेटर होगा, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? कंडक्टर की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा? कंडक्टर की तरह। मतलब उसमें से एनर्जी क्या होने वाली है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होने वाली है? फ्लो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? चल, अब कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में दो, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जो इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग? मेटालिक कंडक्टर। समझ में आया? जो फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, किसके कारण? फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण, उसे क्या कहेंगे? मेटालिक कंडक्टर। समझ में आ रहा? एग्जाम्पल देख ले। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल मेटल्स, ऑल मेटल एंड, और क्या है बेटा? ग्रेफाइट। इसमें हम लोगों का ऑल मेटल्स आता है और क्या आता है? ग्रेफाइट्स। पूरा समझ में आ गया? क्लियर है? सारे मेटल और क्या आएंगे इसमें? ग्रेफाइट। क्या, किसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रहा है? ये इसका रीजन है बेटा फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन। फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन, ये पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक कर लोगे? अब चलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करते हैं। तो वे सारे कंडक्टर जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो क्या करते हैं? अपने आयंस के कारण, आयंस पे चार्ज होता है ना, प्लस माइनस का, प्लस का होगा या माइनस का होगा। आयंस दो टाइप के, कैटायन और एनायन। प्लस वाला कैटायन, माइनस वाला एनायन। तो उस आयंस के द्वारा जो चार्ज को फ्लो कराएंगे, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किसके कारण करेंगे? फ्री फ्लो आयंस के कारण, उसे क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मीन ये किसके कारण कंडक्ट करेंगे? ड्यू टू फ्री फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जब आयंस के द्वारा, जैसे Na+, Cl-, H+, इन सबके फ्लो के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? चल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट बेटा आप लोग सुनो, वे सारे सब्सटेंस जिसको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रखोगे और वो अपने आयंस में टूट जाए, वो अपने आयंस में क्या हो? टूट जाए, उसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स। उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ रहा है? कुछ जैसे नमक को जैसे ही हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, किसमें टूटेगा? Na+ और Cl- में। बहुत जगह एग्जाम्पल में टीचर ये भी बता देते हैं ऐसे सारे सब्सटेंस, मेनली, सारे नहीं, मेनली वाटर में रखने पे जो अपने आयंस में टूट जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। उसको हाइड्रोलाइट्स भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली ऐसे बोल देते हैं लोग। क्लियर है? लेकिन मेन हम लोगों को क्या डिफरेंशियल लिखनी पड़ेगी? जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अपने आयंस में टूटता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। पूरा समझ में आ रहा है? तो देख ले, इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है? डिसोसिएट into their ions in presence of electricity is called क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। पूरा समझ में आ गया? एग्जांपल देख ले इसका। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें बेटा, एग्जांपल की, तो ये हो गया हम लोगों का NaCl, ये किसमें टूटा? Na+ और किसमें टूटा? Cl- में। हम लोग क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब सुनो, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वे सारे सब्सटेंस जो 100% अपने आयंस में नहीं टूटते, यानी कुछ टूटेगा और कुछ बच जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले ले, चूना, जो चाक आती है, किसी ये वो नहीं चूना, वो अनबुझा चूना होता है, अनबर्न। ठीक है? तो सुन, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर लेके हम लोग पानी में घोले, यानी चूने को लेके पानी में, यानी वो चौक को लेके पानी में घोले, तो कुछ पार्ट घुल जाता है, कुछ नहीं घुलता। लेकिन नमक की बात करें तो नमक 100% घुल जाता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट होता है। तो वे सारे सॉल्यूशन या वे सारे सब्सटेंस जो 100% टूट जाएंगे उसे क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है? और जो नहीं टूटेंगे, कुछ पार्ट टूटेगा, कुछ पार्ट बच जाएगा, उसे क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी ये 100% नहीं टूटेगा, ये 100% टूट जाएगा। पूरा समझ में आ गया?
क्लियर है, जो 100% नहीं टूटेगा वो वीक, जो टूट जाएगा वो स्ट्रॉन्ग। वीक में हम लोगों के एग्जांपल कौन कौन आएंगे तो देख लो आप लोग। पहला, एसिड कैसा होना चाहिए, वीक, यानी वीक एसिड, वीक बेस, और थर्ड आ जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। ये पूरा समझ में आ गया, क्लियर है। यानी हम लोग के वीक इलेक्ट्रोलाइट में 3 एग्जांपल आते हैं, वीक एसिड, वीक बेस और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब चल इसका देख, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ए फॉर एसिड समझ में आ जाएगा, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस, और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत बेटा यहां तक कर लोगे आप लोग तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। 1 2 3 4 5 हो गया, क्लियर है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये हम लोग का बेसिक फंडा समझ में आ गया कि सब्सटेंस कितने टाइप के हैं। तो सब्सटेंस हम लोग के 3 टाइप समझ में आया, कौन कौन सा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। सेमी कंडक्टर, चलो अभी सेमी कंडक्टर की भी डेफिनेशन लिखा देते हैं, बाद में उसको आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलो नोट करो बेटा आप लोग सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन। सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन लिखो, दो सब्सटेंस act as an insulator at lower temperature, those substances act as an insulator at lower temperature, but at high temperature it conduct the electricity, but at high temperature it conduct the electricity is called semiconductor, is called semiconductor। एग्जाम्पल में लिख लेना आप लोग बेटा, सिलिकॉन, एग्जाम्पल में सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो तो ये हम लोगों को समझ में आ गया सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स ये, और हम लोगों को समझ में आ गया क्या बेटा, मैटर के टाइप, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। चलो तो आज हम लोग ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद आप लोगों का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके बाद आप लोगों को बैटरी है, चौथा पार्ट बैटरी है जो कि सबका मिक्सचर चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला टॉपिक आज शुरू होगा बेटा, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हम लोग शुरू करेंगे, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लियर है। चल तो सबसे पहले बेटा शुरू होगा आप लोगों का ओम्स लॉ। क्या शुरू होगा, ओम्स लॉ। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े नहीं होंगे क्योंकि वो 4th चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा क्या था, तो देखो अगर हम लोगों का कोई भी एक कंडक्टर है, अगर इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले लेते हैं बेटा, V। कितना ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, V। तब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा, कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। समझ में आया हो मतलब। तो डेफिनेशन आप लोग सुन लो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 2 पॉइंट, the potential difference across a 2 point is directly proportional to current flow in the conductor, current flow in the conductor mean V directly proportional to I। पूरा समझ में आया। टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए किया गया क्योंकि बेटा टेम्परेचर को वेरी कराओगे तो इसमें फ्लो ऑफ करंट वेरी कर जाएगा, इसलिए टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत। चल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ तो देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आने वाला है, एक कांस्टेंट, तो V इक्वल टू क्या हो गया बेटा, IR। V इक्वल टू क्या हो गया, IR। पूरा समझ में आया। जहां पे R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस, इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक,
कर लोगे आप लोग। चल तो उसके आगे की बात करते हैं। अब सुन, अब v इक्वल टू आई, देन अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस का, अभी आगे रेजिस्टेंस को और डिटेल में चला जाएगा, पहले यहाँ पे देख, अगर हम लोग R की बात करें तो बेटा v अपॉन क्या हो गया I, v अपॉन क्या हो गया I। I की बात करें बेटा तो I इक्वल टू अगर 1 एम्पियर रखें तो हम लोग का R इक्वल टू क्या हो गया बेटा v, R इक्वल टू क्या हो गया v। मतलब अगर किसी भी कंडक्टर में से 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराएं, कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की करंट फ्लो कराएं, तो दो पॉइंट के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही कितने के बराबर हो जाएगा, उसके रेजिस्टेंस के। मीन फिगर देख लो आप लोग, मान लेते हैं ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा v, इसमें से ए कितना फ्लो कराया 1 एम्पियर, करंट कितना फ्लो कराया बेटा 1 एम्पियर, ये v किसके बराबर हो जाएगा r के, v किसके बराबर हो जाएगा r के। पहले डिफिनेशन समझ में आके कोई दिक्कत, क्लियर है, ये हो गया, कर लोगे आप लोग। तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और आप लोग नोट करो। 1 2 3 4 5 आ गया। चलो तो रेजिस्टेंस की पहली डेफिनेशन समझ में आ गया कि किसी भी कंडक्टर में से 1 एम्पियर की अगर करंट फ्लो कराते हैं तो जितना दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस R के बराबर होगा। पहला डिफिनेशन ये। अब जो रियल डिफिनेशन है वो सुनो रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस तो सुन लो, रेजिस्टेंस की जो डिफिनेशन है बेटा, इट इज जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो देखा होगा ना तुम लोगों ने, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन हमारे चलने का अपोज करता है, लेकिन बिना फ्रिक्शन हम लोग चल भी नहीं सकते। वो एक बैड इसेंशियल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कर आइस पे चलना हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस बना दे तो चलते हुए फिसलोगे, फिसल फिसल के गिरना शुरू, यानी चल आसानी से नहीं पाओगे क्योंकि आइस पे आसानी से चल नहीं सकते, या बारिश के दिनों में काई जो जम जाती है उस पे भी आसानी से नहीं चलते, हम लोग फिसलते हैं। ठीक है, अगर सपोज कर तुमको खूब गिट्टी रोड को खोद दिया जाए खूब, तो उस पर भी आसानी से नहीं चल सकते हो क्योंकि खुरदरा रोड है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। यानी फ्रिक्शन हम लोग की एक बैड प्रॉपर्टी है जो चलने का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, लेकिन उसके बिना हम लोग चल भी नहीं सकते। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोग का आता है रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा बैड एसेंशियल प्रॉपर्टी है जिसके बिना करंट फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या करेगा, ये करंट फ्लो होने का अपोज करेगा। क्या करेगा बेटा, करंट फ्लो होने का अपोज करेगा। समझ में आ रहा है? तो चल जल्दी से डेफिनेशन लिख ले। इट इज अ बैड एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, बट विदाउट इट करंट कैन नॉट बी फ्लोड। क्लियर है? क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा बाहर में तो कंडक्टर जो होगा वो सुपर कंडक्टर होगा जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, बेकार है। क्लियर समझ में? क्योंकि एनर्जी कंट्रोल होने वाली नहीं, हमको तो कंट्रोल चाहिए ना। ठीक है, चल तो अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस तो डिफिनेशन समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा। चला जाए, क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लें। टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट अगर करते हैं हम लोग, ये भी है ये आई है, तो हम लोग का ग्राफ कैसा होगा, ये होगा। ग्राफ कैसा होगा, ये होगा। इन दोनों की अगर हम लोग बात करें बेटा स्लोप की, तो इन दोनों का स्लोप हम लोगों का क्या होगा, ये स्लोप हो जाएगा बेटा हम लोगों का आर। पूरा समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत, एक ग्राफ भी ड्रा कर लेना, आपको कई बार 1 नंबर में पूछा गया। तो देखो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस का, तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं यूनिट की, थोड़ा यूनिट भी लिख लो। रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं, इसका बेटा यूनिट होता है ओम, और हम लोग बनाते ऐसे हैं। पूरा समझ में आ गया? इसका यूनिट क्या होगा बेटा, ओम, MHO, बनाते ऐसे हैं। क्लियर है? चल अब बात कर लेते हैं थोड़ा और एसआई यूनिट की। तो R इक्वल टू अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, V बाई आई। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं बेटा, R इक्वल टू V बाई आई। देन R इक्वल टू कितना हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। फिर क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। यानी हम लोगों का 1 ओम इक्वल टू कितना हो गया, 1 जूल बाई एम्पियर। यानी ओम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल बाई एम्पियर। पूरा समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक हो जाएगा।
क्लियर? यानी 1 ओम इक्वल टू 1 जूल पर एम्पियर। नहीं नहीं नहीं, ये वोल्ट होगा, सॉरी आप लोग देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ये कितना हो गया हम लोगों का? वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर एम्पियर। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? चल, तो आप लोग क्या करो, जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। उसके बाद हम लोग चलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्लियर है? चल, हो गया? रब करें? चल, तब हम लोग यहां तक बेटा समझ में आ रहा है कुछ कुछ आप लोगों को? उम्मीद करते हैं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कान के नीचे बजेगा तब आएगा। और उज्जवल भविष्य कहाँ है इस समय? एपीएस वालों, उज्जवल भविष्य को कहो कि अगर एक ही क्लास में दोनों हैं तो उज्जवल भविष्य पूरे क्लास की हो, ठीक है? और उन दोनों गधों को, अब गाली न देंगे, उन दोनों गधों को कहो कि रेगुलर पढ़ाई करें। बस नाम ही उज्जवल और भविष्य, लेकिन काम कुछ नहीं है, अंधकार में सब है उन दोनों की लाइफ में। चलो यहां तक आ गया बेटा, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तो जल्दी बात किया जाए। फील आ रहा है कुछ कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान लग रही है ना? आसान ही लगनी चाहिए, जहां दिक्कत हो तुरंत बताना आप लोग। चल, अगर सपोज कर, आर की बात करते हैं, सपोज कर एक मेरा ये कंडक्टर है, ये इसका हम लोग मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ मान लेते हैं बेटा एल, ठीक है? तब देख, रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। आर लेंथ ऑफ वायर, यानी लंबा जितना तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। देन दोनों को कंबाइन करें, देन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ये समझ में आ गया? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आने वाला है? एक कांस्टेंट। क्या आने वाला है बेटा? एक कांस्टेंट। देन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जहां पे रो बेटा हम लोगों का आर इक्वल टू, देन जहां पे रो क्या है बेटा हम लोगों का रेजिस्टिविटी है, ये कांस्टेंट है जो कि उसको क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ये पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो अब सुन, ये हम लोग का स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, इसको लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का रेजिस्टेंस। चल, कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर? समझ में आ रहा है सब कुछ? तो देख, ये पूरा हो गया। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं इसका रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो देख, रेजिस्टिविटी की बात करें, हाँ थोड़ा रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी, इसको रो से, इसको रो पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं? रो। तो अब देख, अगर हम लोग बात करें रो का, तो रो इक्वल टू कितना हुआ? ये इधर जाकर इंटू होगा, ये नीचे आएगा, तो रो इक्वल टू हो गया हम लोगों का आर इंटू ए बाई एल। ये समझ में आ गया? क्लियर है? तो अब देख, अगर सपोज कर हम लोग लेंथ ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, एरिया ले लेते हैं या 1 मीटर ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तब रो इक्वल टू क्या हो गया? आर। डिफिनीशन तो समझ में आ गई होगी ना? डिफिनीशन समझ में आ गई, यानी 1 मीटर लेंथ, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होता है वही उसकी क्या है? रेजिस्टिविटी। वही उसकी क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी। पूरा क्लियर आ गया? चल, रेजिस्टिविटी एक पॉइंट और लिखना है, ये समझ में आ गया तो एक पॉइंट और है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल पे, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मेटल। बाकी ये किसी पे डिपेंड करने वाला नहीं है। जैसे लेंथ पे हम लोग का रेजिस्टेंस, एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड किया, लेकिन रेजिस्टिविटी किस पे बस डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मेटल पे।
यानी मेटल टू मेटल वैरी करेगा, बाकी कभी वैरी नहीं करेगा। पूरा समझ में आया? चल अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूनिट का बेटा। यूनिट की अगर रो के यूनिट की बात करें तो ये बताए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। क्या होती है? ओम। इनटू एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर। ये पूरा समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस रो की यूनिट ये हम लोग का यहां से आया, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर। मीटर से इसका पावर काट दिया, मीटर से पावर का क्या कर दिया? काट दिया। देन रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई बेटा? ओम मीटर। क्या हो गया? ओम मीटर। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत है यहां तक? यानी रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चल अभी फिर से हम आते हैं रेजिस्टेंस पे, वो उधर का आ गया पूरा। चल अब लोग फिर से आ जाते हैं एक बार, कभी कई सारे क्वेश्चन कई टाइप के आएंगे तो कई सारे इक्वेशन बता देते हैं, आप लोगों का क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखो केस वन अभी हम लोगों ने लिखा R इक्वल टू रो L बाई ए फॉर सेम मेटल, यानी हम लोग का जो वायर होगा वो एक ही मेटल का बना होगा। समझ में आ रहा? तो देख एक बार ए ले लेते हैं, एक बार बी। यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, लेंथ मान लेते हैं L1, एरिया मान लेते हैं A1। यहाँ पे R2 मान लिया, लेंथ L2 मान लिया, एरिया A2 मान लिया। पूरा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चल तो यहाँ पे हम लोग का हो गया इक्वेशन R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, इक्वेशन 1। यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या हो गया? रो L2 अपॉन A2, इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं? 1 को सेकंड से डिवाइड, यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय सेकंड। तो देख R1 अपॉन R2 इक्वल टू रो से रो कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बचा हम लोगों का? L1 अपॉन A1 अपॉन L2 अपॉन A2। ये कहाँ गया? सबसे ऊपर, ये वाला इसके साथ। देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो गया L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? हो जाएगा। चल अब उसके बाद आगे देख। उसके बाद आगे देख, ये केस 1 समझ में आ गया, यानी हम लोगों का R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इनटू A2 अपॉन A1। अब केस सेकंड इफ A1 इक्वल टू A2, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का क्या है? सेम। ब्रैकेट में लिख लेना क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा? सेम। तो देख यहां पे अगर हम बेटा R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, पूरा समझ में आ गया? ये रेशियो हम लोग का कब आता है? जब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? L। पूरा क्लियर है? कोई दिक्कत? तो देखिए इसका ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ले लेते हैं R, यहाँ पे ले लेते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे A क्या रखना होगा बेटा? कांस्टेंट। पूरा क्लियर है? यहाँ तक हो जाएगा? कर लोगे आप लोग? चल यहां तक समझ में आ गया। तो अब केस थर्ड देख, केस थर्ड। अब हम लोगों को क्या लेना है बेटा? L1 इक्वल टू L2, लेंथ सेम या कांस्टेंट। लेंथ को क्या रखना है वायर के? कांस्टेंट। लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे तो हम लोग का ये वाला पूरा कट जाएगा, कटेगा ना? कोई दिक्कत? तो देख R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो गया? A2 अपॉन A1। R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो गया? A2 अपॉन A1। पूरा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? तो देख ग्राफ की अगर बात करें, ये हम लोगों का R हो गया, ये A हो गया, तो ग्राफ कैसा बनेगा? कर्व। ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? कर्व बनेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे L क्या हम लोगों का? कांस्टेंट। L क्या बेटा? कांस्टेंट। पूरा क्लियर है? हो जाएगा? कर लोगे आप लोग? आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत? चल अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। उधर हो गया तो इधर देख ले थोड़ा सा आप लोग। यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं तो वो तो सर्किल होगा ना,
वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया का, अगर ये वायर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सर्किल है। मतलब हम लोग का क्या है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या है बता, A2 अपॉन A1। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। हम लोग रेडियस कितना ले लेते हैं, इसका खाली स्पेस, चल इसका R1 रेडियस मानते हैं, उसका R2। इस A1 की जगह क्या लेना है बेटा, पाई R1 का स्क्वायर। A2 की जगह क्या लेना है बेटा, पाई R2 का स्क्वायर। दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो गया पाई R2 का स्क्वायर अपॉन पाई R1 का स्क्वायर। पाई से पाई को काट दिया, देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देख यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वही ग्राफ बनेगा। आर के भी रिस्पेक्ट में बनाओगे तो कौन सा ग्राफ बनेगा, वो वाला जो उधर का कर्व है। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो आप लोग स्क्रीन को पास करो, पहले ये नोट करना, फिर वो नोट करना, फिर ये नोट करना। पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलो यहाँ तक आज का बेटा खत्म हो गया। अगली क्लास में कंडक्टेंस से स्टार्ट होगा, ठीक है। इजी है, क्वेश्चन कराएंगे पहले रेजिस्टेंस का 1-2, उसके बाद कंडक्टेंस शुरू करेंगे। तो आज आप लोग इतना कर लो, समझ में आ रहा है, मन लगाओ और खूब पढ़ो। जितना वीडियो शेयर कर सको अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब सब पढ़ें, ठीक है। चलो तो आज के लिए थैंक यू। कितना मिनट हुआ?